हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 22 नवंबर। और आज हम सभी 22 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार मैं आपको 21 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सोमालीलैंड है, यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में अभी किसने जीत हासिल की थी, तो अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने। भारतीय सेना, नौसेना और जो वायुसेना है, इन्हीं के द्वारा भी संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रयार, ये कहाँ पर हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड जो पर्यावरण पुरस्कार है, ये भी किस किसे मिला है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को। उत्तर प्रदेश में भी विश्व की 5वीं जबकि देश की जो पहली नाइट सफारी है, ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो लखनऊ के अंदर। भारतीय सेना के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और जो आपदा राहत अभ्यास है जिसका नाम है संयुक्त विमोचन 2024, ये कहाँ पर हुआ है, तो अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात के अंदर। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के मैंने आपको अध्यक्ष बताए थे जो कि भारतीय बने हैं, नाम इनका नंद कुमार झा, सॉरी नंदन कुमार झा। किस देश ने भी जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ नए संविधान को मंजूरी दी है, तो ये थी दोस्तों गैबोन देश ने। और इस नए संविधान के माध्यम से हुआ क्या है, तो यहाँ पर साथ जो राष्ट्रपति का पद था, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 साल से बढ़ाकर अब 7 साल तक कर दिया है। और जबकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का पद है ये भी समाप्त कर दिया है। अभी ऑल लिविंग थिंग्स है एनवायरमेंटल जो फिल्म फेस्टिवल है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था, तो अभिनेता जैकी श्रॉफ को। चौथी राष्ट्रीय फिनिश स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि किसने जीती है, तो पश्चिम बंगाल ने। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे संरक्षण नियुक्त किया है, तो मिताली राज को। और 11वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि वैश्विक वृद्धा सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया है, नई दिल्ली के अंदर। और यहाँ से दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था विश्व बाल दिवस के बारे में, जो कि 12वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। हालांकि इस स्लाइड में टाइप नहीं हो पाया, तो याद रखेंगे जो विश्व बाल दिवस है ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। कल मैंने आप लोगों को 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे। और आई होप आपको 12 के 12 जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने ना, जो कि पहला जो प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इससे सम्मानित किया है, तो ये दिया दोस्तों गुआना देश ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल दोस्तों गुआना के राष्ट्रपति ने कहा है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इससे सम्मानित किया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि अभी 56 वर्षों में गए कि पीएम मोदी ने गुआना की यात्रा की है और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं। बात करते हैं अब हम लोग गुआना के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए गुआना की। ये दोस्तों आप लोगों को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है गुआना। जितना भी दोस्तों आप लोगों को ऊपर की तरफ हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर में, ये है गुआना। गुआना की यदि आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो व्यक्ति वेनेजुएला के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा साझा करता है ये ब्राजील के साथ करता है, और तीसरी जो सीमा साझा करता है ये करता है सूरीनाम के साथ। गुआना की राजधानी की बात करें तो गुआना की राजधानी साथ ही जॉर्ज टाउन। मुद्रा क्या चलती है, तो गुआना डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है, तो इरफान अली। और गुआना को सबसे जबकि जबकि यूके से आजादी कब मिली थी, तो 26 मई 1966 को। अब एक बार दोस्तों हम लोग 2024 के अंदर मोदी जी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान के बारे में देख लेते हैं कि अभी तक मोदी जी को 2024 में
किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो हालांकि दोस्तों पहले भी मैं आपको रिवीजन करा चुका हूँ ये सारे के सारे पुरस्कार। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ डूक ग्यालपो से मोदी जी को किसने सम्मानित किया था, तो भूटान ने। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये किसने दिया था, तो रूस ने। अभी सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये किसने दिया था, डोमिनिका ने। और अभी दूसरे सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये किसने दिया है, तो 2 दिन पहले ही बताया मैंने आपको, ये नाइजीरिया ने दिया है मोदी जी को। अब आज के दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 2024 के लिए 7% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि के साथ G20 में कौन सा जो देश है ये अग्रणी है। तो ये कोई साथियों और देश नहीं बल्कि अपने प्यारा भारत ही है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों अभी भारत को क्या है कि 2024 के लिए 7% जीडीपी वृद्धि के साथ G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है जो कि 5% वृद्धि के साथ है, जबकि तीसरे स्थान पर 4.8% की वृद्धि के साथ चीन है। और दोस्तों अभी अभी आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि भाई G20 जो सम्मेलन है 2024 वाला ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर। और ये साथ किस पर केंद्रित था, तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये भूख, गरीबी, असमानता, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। अब आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का तीसरा जो साथियों क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप है 2024 इसमें भारत ने अभी कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें दोस्तों भारत ने जो है ये टोटल 28 मेडल जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों भारत ने क्या है कि भी जो विश्व पिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2024 इसमें असाधारण प्रदर्शन किया है। और जिसमें भारत ने टोटल 28 मेडल जीते हैं। 28 मेडलों में अगर हम लोग देखें तो 11 तो दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल है, 9 जीते हैं सिल्वर मेडल, जबकि 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में जो है ये 17 से अधिक देशों और 500 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। जबकि दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन किया कहाँ पर गया था, तो याद रखेंगे 12 से 17 नवंबर तक मुंबई के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन के बारे में। तो कल ही दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में कि ये करता क्या है, तो पूरे भारत में पिकल बॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 2008 के अंदर। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ही है। और अध्यक्ष कौन है, तो श्री अरविंद प्रभु। और कल दोस्तों मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो मंदिरा वेदी है ये अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित। आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है 2024 इसका जो खिताब है ये भी किसने जीता है। तो ये साथी कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों भी भारतीय महिला जो हॉकी टीम है इसने भी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। और ये भी दोस्तों आप लोगों से पूछेगा कि जो भारतीय महिलाओं की टीम है इसने जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये किसको हराकर अपने नाम की है, तो याद रखेंगे चीन को हराकर। आयोजन यदि आप लोगों से पूछे कि आयोजन किया कहाँ पर गया था, तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम के अंदर। और इसके बाद साथ ही जो जापान है ये तीसरे स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक गोल करने के बारे में पूछे कि किसने किए हैं, तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो गोल है ये दीपिका सहरावत ने किए हैं। और इन्होंने दोस्तों कितने गोल किए हैं, तो टोटल 11 गोल। और इसी कारण क्या है कि इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है दीपिका सहरावत को। भारत ने साथियों ये लगातार तो दूसरी बार और ओवरऑल तीसरी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। अच्छा इससे पहले कब की थी, तो इससे पहले साथियों इन्होंने 2030 के अंदर की थी जब रांची के अंदर आयोजित की गई थी।
अब आज का साथियों आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो एशियाई विकास बैंक है यानी कि एडीबी, इसने भी श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दे दिए भी साथियों $200 मिलियन के। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी श्रीलंका को अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने में मदद के लिए $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है। और इस ऋण से साथ ही श्रीलंका करेगा क्या? तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है ये इसको स्थिर करेगा और पिछले वर्ष शुरू हुए जो वित्तीय संकट है इसका समाधान करेगा। बात करते हैं दोस्तों हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय साथियों कई बार एग्जाम में पूछे गए तो एकदम याद रखिएगा, मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मसासुगु असाकावा। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो कुछ समय पहले ही मैंने आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से बताया था कि अभी इसका जो नया सदस्य है 69वां, ये कौन सा बना था? तो इजराइल। और यहाँ से तो साथियों मैंने आपको दो क्वेश्चन भी और पढ़ाए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि असम में अभी 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन का जो ऋण है ये किसने दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही। और अभी मैंने आपको रिसेंटली और पढ़ा है कि अभी जो वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है इसके विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज के हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो छठवां क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग से संबंधित है और इसी रैंकिंग के माध्यम से मैं आपको साथियों सारी की सारी रैंकिंग रिवीजन भी कराऊंगा। तो पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आप लोग से पूछ रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2025, ये भी जारी कर दी गई है। आप लोगों को ये बताना है कि इसमें भारत की रैंक क्या है। तो इस बार साथियों इसमें भारत की जो रैंक है ये 10वीं रही है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अभी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2025, ये भी जारी की गई है और इसमें भारत 63 देशों में जो है ये 10वें स्थान पर रहा है। हालांकि साथियों अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 2 स्थान की गिरावट दिखी गई है, फिर भी साथियों भारत क्या है कि शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाने में सक्षम रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इस ये जो रैंकिंग है ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो दोस्तों रैंकिंग है ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। और ये 83 देशों और यूरोपीय संघ की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जो कि वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए जिम्मेदार है। बात करते साथियों हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में। तो याद रखेंगे साथियों पहले के जो 3 स्थान है यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों के तीनों स्थान खाली हैं। इसके बाद चौथे स्थान पर जो है ये डेनमार्क है, जबकि 5वें स्थान पर कौन सा देश है? तो नीदरलैंड। अब हम लोग 2024 के अंदर मैंने आपको जितनी भी रैंकिंग पढ़ाई है एक बार दोस्तों हम लोग इनको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए अभी तक हम लोगों ने रिवीजन नहीं की। मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ाई थी 2024, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी? तो 105। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ाई थी मैंने आपको, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो ये रही थी 39। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो 129। यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके द्वारा दो रैंकिंग जारी की गई थी। एक तो जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, और दूसरी जारी की गई थी लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें से साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने एक रैंक सुधार किया था और 134वें स्थान पर आ गया था। जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत आ गए थे 108वें स्थान पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक भी बताई थी मैंने आपको, इसमें भारत की रैंक रही थी 42। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछे तो इसमें भारत की रैंक रही थी 159। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 रही थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत रहा था 126वें स्थान पर। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर था। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत रहा था 39वें स्थान पर।
वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत 116वें स्थान पर था। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत था 5वें स्थान पर। अभी पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी की गई थी, जिसमें भारत 176वें स्थान पर था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत रहा था 79वें स्थान पर। और अभी एआई तैयारी सूचकांक पढ़ाई थी मैंने आपको अक्टूबर महीने के अंदर, इसमें भारत कौन से स्थान पर था, तो 72वें स्थान पर। आई होप साथियों को सारी की सारी रैंकिंग क्लियर होंगी। अब हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी अभी तेलंगाना सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो तेलंगाना सरकार है, इसने राज्य में जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है, इनके लिए भी रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर क्या है कि 100% छूट की घोषणा की है। और ये साथ ही कब तक प्रभावी रहेगी, तो 31 दिसंबर 2026 तक। नीति का इसका उद्देश्य क्या है, तो टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना, विशेष रूप से हैदराबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में। बात करते साथ हम लोग तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल कौन है, तो जिष्णुदेव वर्मा। जिलों की संख्या पूछी आप लोगों से, तो जिले साथियों आपको यहाँ 33 देखने को मिलेंगे। लोकसभा की संख्या कितनी, सीटों की संख्या कितनी है, तो 17। राज्यसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर 7। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 119। जबकि दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की सीट कितनी है, तो 40। अब दोस्तों मैं आपको तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अभी 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किसने किया था, तो तेलंगाना सरकार ने। मोहम्मद सिराज का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, इनको भी तेलंगाना के डीजीपी का पदभार संभाला है इन्होंने। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य ये तेलंगाना ही बना था। और अभी मैंने आपको रायती भरोसा योजना के बारे में पढ़ाया था, जिसके तहत प्रति एकड़ किसानों को 7,500 रुपए देगी तेलंगाना सरकार। अब आज का दोस्तों आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो मणिपुर उच्च न्यायालय है, यहाँ के भी जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके रूप में किसे नियुक्त कर दिया है। ये जो दोस्तों आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार है। और इनको भी मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी 20 नवंबर को क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम है, इसी की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति जो डी कृष्ण कुमार है, इनको भी मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने साथ ही स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल का स्थान लिया है, जो कि 62 वर्षीय आयु पूरी करने के बाद 21 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आपका जो 9वां क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस देश ने लगभग 4 दशकों में अपनी पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या गणना है, ये भी शुरू की है। तो ये जो साथी देश है, ये भी इराक है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो इराक ने क्या है कि अभी 20 नवंबर 2024 को लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जो जनसंख्या गणना है, ये शुरू की है। और ऐसा साथियों किया क्या है इसने, तो संघर्ष और राजनीतिक विभाजन से प्रभावित देश में डेटा संग्रह को आधुनिक बनाने और योजना में सुधार करना। ये जो साथियों जनगणना है, ये उन्नत डी ज्यूरे पद्धति का उपयोग कर कर की जाएगी। और इससे पहले साथियों आखिरी बार राष्ट्रीय व्यापी जो जनगणना है, ये इराक में कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1987 के अंदर। बात करते साथियों हम लोग इराक के बारे में। तो इराक की जो राजधानी है, यह बगदाद। इराक में मुद्रा की चलती है, तो इराकी दिनार। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो अब्दुल लतीफ राशिद। जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद सिया अल सुदानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव का दर्जा है, यह भी किसे दिया है। ये धीरे से धुड़ मारस
गांव को, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी छत्तीसगढ़ का साथ जो बस्तर है, यहाँ पर स्थित जो धुड़मारस नामक गांव है, इसको भी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बात करते साथियों लोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो स्पेन के मैड्रिड के अंदर। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अब साथियों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न और बता देता हूँ। इन प्रश्नों में से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना था? तो ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। भारत का मैंने आपको 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बताया था, जो कि कौन सा बना था? तो असम का मोईदम। भारत का पहला साहित्य का शहर पूछे आप लोगों से, तो केरल का कोझिकोड था। जबकि यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। अब आज के हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि साथियों आज का आपका आखिरी प्रश्न है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी नवंबर 2024 में किस देश ने जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों की गैर के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये के साथ इक्वाडोर दोष ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ भी भीषण सूखे और जंगल में लगी भीषण आग के कारण जो इक्वाडोर है, इसने 60 दिन की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और इक्वाडोर ने साथ जंगल की आग से क्या है कि विशेष रूप से अजुए और जो लोजा प्रांत है इसको प्रभावित किया है। बात करते हैं हम लोग इक्वाडोर के बारे में, तो पहले मैप में आप लोग लोकेशन देख लीजिए इक्वाडोर की। ये साथ आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया अभी। और इसमें साथ आप लोग पश्चिम की ओर देखोगे, मैंने जो मार्क कर रखा है ये आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो सीमा है ये दो देशों के साथ लगती है, एक तो पेरू के साथ और दूसरी अपनी जो सीमा है ये कोलंबिया के साथ बनाता है। और इधर इसकी सीमा लगती है प्रशांत महासागर से। इक्वाडोर की राजधानी पूछे तो ये साथ ही क्वेडो। इक्वाडोर में मुद्रा की चलती है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डैनियल नोबोआ, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये रहा दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किसने नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-20 इसको लॉन्च किया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।